Good morning, everyone. Welcome to the Competition Guru. I'm Ishfaq. So today यहाँ पे मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ द लाइट जो कि सी टेट पेपर जो साइंस का पोर्शन है वो उसका एक टॉपिक है यहाँ पे. बट बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक लेट मी इन्फॉर्म यू कि कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर ने जो है ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है सी टेट के लिए. तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसमें आपको एक रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी. यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चलेगी जो वीकली चलेगी. इसके बाद जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट भी चलते हैं. सेकंड थिंग जो यहाँ पे है कि जो आप क्लास लोगे जो इंटरेक्टिव क्लास होगी तो उसमें जो क्लास है वो रिकॉर्ड होती है और आपको रिकॉर्डेड जो है ना पेपरटीज मिलेंगे. देन यू कैन वॉच दैट क्लास एनी टाइम. सेकेंड थिंग यहाँ पे जो हर किसी चैप्टर के जो MCQs है वो आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेंगे. अगर कुछ लोग जो है ना वीकेंड पे क्लासेस लगाना चाहते हैं तो वीकेंड क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल. तो अगर आप सीटेट के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए जो है ना आप इस नंबर पे कॉल कीजिए. गेट योर रजिस्ट्रेशन ओनर. तो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक जो मैंने आज यहाँ पे चूज़ किया है. सो पेपर सेकंड जो है उसमें मैथ साइंस का जो पोर्शन रहता है और साइंस के पोर्शन में से मैंने टॉपिक लिया लाइट. देखिए अगर मैं लाइट की बात करूँ सबसे पहले मैं लिखूँ जो लाइट है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट. यानी एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप चीज़ों को देख पा रहे हैं. ठीक है. सेंसेशन ऑफ साइट जो लाइट है. तो बेसिकली लाइट को जो ना हम कहते हैं इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का समझ लेना आप मीनिंग. ये एक्चुअल वैसी वेव्स होती हैं जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ जो लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो कहने का मतलब ये है जो लाइट है द लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम. नहीं इसी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. मीडियम मीन्स ज़रूरी नहीं है जब एयर प्रेजेंट हो तभी लाइट ट्रेवल करे. फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है कोई तो आगे अगर यहाँ पे एयर है वाटर है तब भी लाइट जो है ना यहाँ पे ट्रैवल करेगी. लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो ना एयर हो ना वाटर हो तब भी लाइट जो है ना वो मूव करेगी. तो लाइट जो है ना डेट कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम. द थर्ड थिंग जो लाइट है डेट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन तो लाइन लाइट की जो ये प्रॉपर्टी है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वी कॉल इट एज द रेक्ट लीनियर प्रॉपर्टी. वी कॉल इट एज अ रेक्ट लीनियर प्रॉपर्टी. जो लाइट है दैट शोज द रेक्ट लीनियर प्रॉपर्टी मीन्स द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. राइट. तो ये लाइट की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी. देखिए ऑन द बेस ऑफ लाइट जो है ना जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं तीन कैटेगरीज. वन इज द ट्रांसपेरेंट. सेकेंड इज द ट्रांसल्यूसेंट एंड द थर्ड दैट्स द ओपेक. तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. लेट मी राइट देम हियर. द ट्रांसपेरेंट. देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ये होते हैं विच कैन अलाउ लाइट they will allow the light to pass through them. Okay. एग्जाम्पल देयर इज ए ग्लास. अगर एक गिलास में यहाँ पे लूँगा तो लाइट जो है ना वो इसके जो है ना तो जो है ना पास हो सकती है. ऑन द अदर हैंड वी हैव ट्रांसल्यूसेंट. देखिए ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है इसमें जो लाइट है डैट विल पास पार्शली. सो लाइट कैन पास पार्शली. पार्शली का मतलब होता है इनकम्प्लीटली. पूरी तरह से लाइट जो है ना वो पास नहीं होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक पेपर लिया. पेपर पे आपने ऑयल डाल दिया. तो ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसमें जो लिटिल बिट लाइट जो है ना वो पास हो जाएगी. यानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है नहीं पार्शियली जो लाइट है ना उसके थ्रू पास होती है. दैट इज तो दैट मीन्स एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑयली पेपर. ठीक है ना. जैसे बटरफ्लाई पेपर होता है वो भी आप एक ट्रांसल्यूसेंट मान. ठीक है.
सिमिलरली देयर इज ओपेक मटेरियल। अब देखिए जो ओपेक मटेरियल है, दे दे डू नॉट अलाउ लाइट। इनके थ्रू लाइट जो है ना बिल्कुल भी पास नहीं होती, दे एब्जॉर्ब द लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको अपने थ्रू जो है ना पास नहीं होने, ठीक है। तो जो ओपैक मटेरियल होते हैं, जैसे एक हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वी आर ऑल द ओपैक मटेरियल, हमारे थ्रू लाइट पास नहीं होती। इसीलिए जो ओपैक ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, दे फॉर्म शैडोज। ये जब भी सनलाइट में होते हैं दे फॉर्म शैडोज। तो इसलिए हमारे भी शैडोज बनते हैं क्योंकि हम ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ओपैक ऑब्जेक्ट्स कैन फॉर्म द शैडो, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट कैन नॉट फॉर्म द शैडोज, ठीक है। तो शैडो इसी में बनता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लाइट है, जो हम यहाँ पे लाइट की बात करते हैं, हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, विजिबल लाइट। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो सन से लाइट आती है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज द विजिबल पोर्शन, सेकेंड इज द व्हाट यू कॉल्ड एज द इंफ्रारेड, एंड द थर्ड दैट इज द अल्ट्रावायलेट, ठीक है। बट अभी जो हम डिस्कस करें दैट्स अ विजिबल पोर्शन। और विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है इसकी हम बात करते हैं, तो इस विजिबल लाइट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। इट शोज some phenomena. There are two phenomena related with the light. One is the reflection, and second is the refraction. पहले मैं दोनों का आइडिया देता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई एक सरफेस ले ली, दिस इज द सरफेस, और यहाँ पे मैंने एक गिलास, दिस इज द गिलास, एंड दिस इज द प्लेन सरफेस। देखिए जब लाइट आएगी और इस पे गिरेगी, इस प्लेन सरफेस, तो यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये लाइट जो है ना इसके थ्रू पास होगी अगर ट्रांसपेरेंट होगा, या तो ये लाइट जो है ना यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो अगर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वापस आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को रिफ्लेक्ट। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे लाइट आई, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई, इंटर हो गई, यानी इस गिलास के अंदर चली गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जब ये गिलास के अंदर जाएगी तो इसमें बेंड होगा थोड़ा, ठीक है ना। बेंड क्यों होगा वो हम आगे सीखेंगे। तो दिस प्रोसेस जिसमें एक लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे मान लो यहाँ पे मीडियम एयर है और यहाँ पे मीडियम गिलास था, तो ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। तो जब यहाँ पे लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो बेंड होती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है, इट्स द बाउंसिंग, इट्स अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट्स अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम a reflecting surface। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, इट्स द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट्स द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन जो है एक बेंडिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस है, लेकिन रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है बाउंसिंग बैक, जब बिल्कुल सरफेस पे टकराने के बाद जो है ना बिल्कुल वापस आ जाए। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए जो ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से। अब देखिए जब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, इस तरह से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन मान लीजिए इस तरह से, थर्ड रिफ्लेक्शन मान लीजिए इस तरह से हुआ। देखिए दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे वन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे टू, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। सो वी कैन सी ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज द रेगुलर रिफ्रैक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं पे अगर मैं मान लो सरफेस कुछ इस तरह से बना दूँ, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन इस तरह से हो, दूसरा रिफ्लेक्शन जो है इस तरह से हो, तीसरा रिफ्लेक्शन जो है ना वो कुछ इस तरह से हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो रिफ्लेक्टेड रेज है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे R1, R2 एंड R3 आर नॉट पैरेलल, लेकिन यहाँ पे R1,
R2 और R3 जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पैरेलल है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे जो है ना पैरेलल नहीं है तो इट्स अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब देखिए जब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा तो कुछ इस तरह से, ये मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, दोनों में ये लाज अप्लाई होंगे, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए एक रे होगी जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, दिस इज द इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट रे जो है ना, ये कहाँ से आएगी? फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे मान लीजिए कोई सोर्स है लाइट का, तो यहाँ से एक रे जो आएगी, दैट्स अ इंसिडेंट रे। तो जब ये इंसिडेंट रे इस पे पड़ेगी, है ना, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। देखिए बीच में जो हमने इसमें यहाँ पे एक लाइन खींची है, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल। इसको नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। अब देखिए जो ये प्लेन मिरर यहाँ पे लिया है, प्लेन मिरर जो है ना, इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल हम लास्ट को समझने जा रहे हैं। देखिए जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है, ये दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी एक एंगल बनाएगी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो यहाँ पे आर है इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे जो है ना दो लॉज निकल आते हैं इस रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन, केस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज, दो लॉज निकल आते हैं। द फर्स्ट लॉ, देखिए फर्स्ट लॉ यही कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो तीन रेज हैं यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में लाई करते, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते। तो दूसरा लॉ जो कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि एंगल आई जो है वो बराबर होगा एंगल आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the second law. So these are the two laws of the reflection. और ये हर जगह एप्लीकेबल होंगे, चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों केस में जो एंगल आए है वो एंगल आर के ही बराबर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जब भी होगा ये दो लॉज जो है ना एप्लीकेबल। अब देखिए जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो है, ये प्लेन मिरर में हम कैसे ड्रा करते, कैसे बनाते हैं हम प्लेन मिरर? देखिए इसमें हम एक सरफेस लेते, एक गिलास लेते हैं, और गिलास में हम यहाँ से एक कोटिंग करते हैं इस पे, और जो कोटिंग होती है या तो सिल्वर की होती है या तो अल्युमिनियम की होती है, बट सिल्वर को माना जाता है इट्स अ बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बेस्ट आर एस, दैट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब हमने इसको सिल्वर से कोट किया तो एक साइड से ये रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, इसलिए इसलिए दूसरी साइड से इसको कोट किया जाता है, इसलिए इसको दूसरी साइड से कोट किया जाता है, पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है, किसका? लेड ऑक्साइड का। तो लेड ऑक्साइड की वजह से यहाँ पे ये जो सरफेस है ये अब जो है ना रिफ्लेक्टिंग नहीं बनेगी, अब सिर्फ एक साइड इसका रिफ्लेक्टिंग बनेगा। तो जब इसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा तो वहाँ पे इमेज बनेगी। देखिए ध्यान दीजिए, इमेज की मैं बात करूँगा, इमेज बनेगी कैसे? देखिए इमेज का मतलब होता है जब दो रेस आपके पास होंगे, रिफ्लेक्टेड रेस, फॉर एग्जांपल ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है R1, और ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है, दैट्स R2। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो इमेज जो है ना, इट इज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय intersection of two reflected rays, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। तो जब दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना वो इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो वहीं पे क्या बनेगी? अब देखिए जो इमेज यहाँ पे बनेगी वो दो तरह की होंगी। इमेज दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड एज द रियल, सेकंड इज कॉल्ड एज द वर्चुअल। देखिए रियल इमेज तब बनेगी जब एक्चुअल में जो है ना दो रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं
उनको मतलब जो हम अभी दिखाएंगे, अगर वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे बट हमें लग रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो दो तरह की इमेज होंगी, रियल एंड वर्चुअल। एंड द सेकेंड थिंग, जो इमेज है वो आपकी हो सकती है इरेक्ट या हो सकती है इन्वर्टेड। देखिए मान लीजिए अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और अगर इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनी तो हम इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। लेकिन अगर इमेज उल्टी बनी तो अब हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। दिस इज द इन्वर्टेड इमेज एंड दिस इज द इरेक्ट इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ इमेज भी बन रही है तो उसे हम कहेंगे इरेक्ट इमेज। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से उल्टी इमेज बनी तब हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो लेट्स सी कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। देखिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट की वजह से देखिए यहाँ से आगे इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे 1, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे 2। अब अगर आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2, दिस इज द इंसिडेंट रे 1, द इंसिडेंट रे 2। देखिए रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है सामने, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, ये देखो, तो यहाँ पे हमें ये मिलते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअल में नहीं मिल रहे हैं बट मिलते हुए दिख रहे हैं। याद रखना ये बात। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो दो इंसिडेंट रे है तो दो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, बट जो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहीं पे हमें जो है ना मिलती हुई नहीं लग रही है, बट पीछे की तरफ से अगर आप इनको एक्सटेंड कर रहे हो तो ये मिलते हुए दिख रही है हमें। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो R1 एंड R2 है ना, एक्चुअली दे डोंट मीट। रियल में वो मीट नहीं करते, एक्चुअली डोंट मीट। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, दिस इज अ प्लेन मिरर। तो अब आप जब अपने शीशे में अपने आप को देखते हो तो आपकी जो इमेज बनती है वो रियल नहीं होती है। तो सबसे पहली बात, जो यहाँ पे इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। ये तो पहली बात हमने देखी, वर्चुअल इमेज। दूसरी बात ये है, आप देखिए जो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हाइट है, मान लो h1, वही इमेज की भी हाइट होगी h1। यानी जो हाइट है ऑब्जेक्ट और इमेज की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। आई से मैं इमेज को डिनोट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बराबर होगी। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट जो है ना 5 सेंटीमीटर का है तो जो इमेज है वो भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगी। अब सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो है ना, मान लीजिए आपने मिरर से इसको दूर रखा डी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी मिरर से दूर होगी डी डिस्टेंस पे। जो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में हमने डिस्टेंस रखी थी वो डी थी, और जो इमेज बनेगी उसके और मिरर के बीच में भी डिस्टेंस जो है ना डी होगी। यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो अगर आप मिरर से देखोगे तो उनकी डिस्टेंस जो है ना वो सेम होगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को जो है ना मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, तो ऑब्वियसली इसकी जो इमेज है वो भी मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इमेज से कितना दूर है, तो आप लिखोगे 5 + 5 दैट्स 10। तो अक्सर इस पे सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको बता भी दूंगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए एक बार दूसरी इमेज भी देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पे भी इमेज बनी, तो इमेज जो है ना इक्वल साइज़ की है, वर्चुअल है, और इमेज जो है ना यहाँ पे इरेक्ट बन रही है। ये देखिए और एक पॉइंट लिख लीजिए आप कि इमेज जो है ना इरेक्ट बन रही है। नाउ द सेकंड थिंग, कि जब भी आपने मिरर में इमेज देखी होगी आपको देखा होगा कि जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, आपको जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। यानी यहाँ पे मिरर में क्या होता है कि राइट जो है ना वो आपको लेफ्ट दिख, इस चीज को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज द लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। तो इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे इमेज बनती है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। देखिए इमेज तो इरेक्ट बनेगी बट लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेटरली लेटरली इन्वर्टेड होगी। तो ये बन गई यहाँ पे इमेज। तो अगर मैं टोटल में इमेज लिखूँ, एक यहाँ पे तो इमेज बनेगी वर्चुअल यानी बिहाइंड द मिरर। सेकंड जो मैंने कहा था इमेज बनेगी इरेक्ट,
और थर्ड मैंने कहा था इमेज जो होगी वो होगी लेटरली इन्वर्टेड। और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट और जो यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यहाँ पे डी ओ, ये बराबर होगी इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये है लेटरल इन्वर्जन, दिस इज द लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं जो आज तक पूछे भी गए हैं सी टेट में, ठीक है, और आने के चांसेस भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स दिए गए और आपसे कहा गया कि इसमें से करेक्ट कौन है। पहले लिखा इमेज इज इरेक्ट, ऑब्वियसली इट इज इरेक्ट। देखिए जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे तो क्या करना है, देखो पहले क्या करना है। इमेज इज इरेक्ट देने आपको पता चला ए पार्ट जो है ना वो ठीक है, सही है, तो आप ऑप्शन में जाइए, जहाँ पे ए नहीं मिलेगा उसको एलिमिनेट करो, तो ये ऑप्शन जो है ना आपका एलिमिनेट हो गया। फिर कहा इमेज इज रियल बी पार्ट में, तो ये तो गलत हो गया। तो डैट मीन जहाँ पे बी होगा वो तो ऑप्शन में नहीं होगा, बी इसमें है, इसमें है और इसमें है। अब आपके पास बचा एक ही ऑप्शन, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, बाकी देखना भी नहीं है, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में जो है ना एलिमिनेशन का मेथड यूज करना। अब आप तीसरे पे जाइए, आप देखिए यही आंसर आपको मिलेगा। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, हमने अभी देखा था। द इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने साइज भी देखा था, सेम था, हाइट जिसको बोलते हैं। ये ऑप्शन आपको मिला, बट मैंने कहा था पहले आप एलिमिनेशन मेथड पे जाइए, ताकि आप क्वेश्चन को जो ना बहुत इजीली कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मंजूला, मंजूला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो मंजूला जो है ना एक प्लेन मिरर देख रही है, शीशा देख रही है, ये उसने शीशा देख लिया। तो मंजूला यहाँ पे है, मान लीजिए ये है मंजूला, ठीक है। तो जब ये प्लेन मिरर को देख रही है तो इसके बीच में और जो मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स 5 मीटर, 5 मीटर की दूरी पे ये ना। उसके बाद क्या हुआ, तो ऑब्वियसली जो मंजुला की इमेज बनेगी शीशे में वो भी 5 मीटर की दूरी पे होगी। नाउ दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंजुला जो है ना 1 मीटर आगे जा रही है, मिरर की तरफ 1 मीटर जा रही है। तो डैट मीन्स मंजुला 1 मीटर आगे आएगी। तो अब मंजुला की और मिरर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 4 मीटर। लेकिन अगर मंजुला 1 मीटर आगे आई तो उसकी इमेज भी 1 मीटर आगे बनेगी, यानी ये बनी मंजुला की इमेज। नाउ दिस इज द मंजुलाज इमेज एंड दिस इज द मंजुला। हमें ये कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज इज, यानी मंजुला और उसकी इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 4 + 4 दैट्स इक्वल टू 8 मीटर। दैट मीन्स मंजुला जो कि ऑब्जेक्ट है और जो मंजुला जिसकी इमेज है उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स 8 मीटर, दैट्स 4 + 4। तो ऑप्शन थर्ड जो है ना आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल का आइकन। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन रजिस्टर फॉर द डेमो क्लासेस। थैंक यू।